गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में चीनी संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे थे और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था समाजवादी लोकतंत्र। तो देखिए, चीनी संविधान में समाजवादी जो लोकतंत्र है किस प्रकार से किन बातों पर वो बल देता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 2 में संविधान के अनुच्छेद 2 में समाजवादी लोकतंत्र की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। पहला पॉइंट है समस्त शासन सत्ता समस्त शासन सत्ता जनता के हाथों में केंद्रित है। कि जनता के हाथों में केंद्रित है। अगला है शासन के राष्ट्रीय स्तर से शासन के राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक जन कांग्रेसों का गठन किया गया है। तथा जनता द्वारा निर्वाचित श्रमिक किसान तथा अन्य साधारण वर्गों के लोग इसके सदस्य होते हैं। अगला है जनता ने केवल
शासन संबंधी मामलों में ही जनता केवल शासन संबंधी मामलों पर नियंत्रण रखती है। नियंत्रण रखती है अपितु सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक मामलों पर भी नियंत्रण रखती है। सांस्कृतिक मामलों पर भी नियंत्रण रखती है। देखिए इस प्रकार से समाजवादी लोकतंत्र में हम देखते हैं कि वहां पर समाजवादी लोकतंत्र है और समाजवादी लोकतंत्र में हम वहां पर निम्न 3 व्यवस्थाओं को देखते हैं कि किस प्रकार चीन के संविधान में समाजवाद को अपनाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ही वहां पर 3 विशेषताएं जो हैं हमें प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। तो देखिए पहला है समस्त शासन सत्ता जनता के हाथों में केंद्रित है। तो शासन सत्ता जनता के हाथों में वहां पर केंद्रित है, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्क्सवाद, माओवाद और लेनिनवाद में सामान्य जनता को ही शासन का संचालन करने का अधिकार प्रदान किया गया है और उसमें किस प्रकार किसान और श्रमिक वर्ग के हाथों में सत्ता देने की बात कही गई है। मार्क्सवाद में ये सब स्पष्ट रूप से आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर में मार्क्सवाद था। तो देखिए इस प्रकार समस्त शासन सत्ता जनता के हाथों में केंद्रित होने की बात कही जाती है समाजवादी लोकतंत्र में। अगला है शासन के राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक जन कांग्रेसों का गठन किया गया। जन कांग्रेस का मतलब व्यवस्थापिकाओं का, वहां पर व्यवस्थापिका को कांग्रेस बोला जाता है। तो जन कांग्रेसों का गठन किया गया है तथा जनता द्वारा निर्वाचित श्रमिक, किसान तथा अन्य साधारण वर्गों के लोग इसके सदस्य होते हैं। तो इसमें श्रमिक, किसान और सामान्य जनता का इसमें वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। तो देखिए जिस प्रकार से हम मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद में देखते हैं कि श्रमिक वर्ग के हाथों में सत्ता होनी चाहिए, किसान वर्ग के हाथों में सत्ता होनी चाहिए, क्योंकि मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है कि समाज में 2 वर्ग हैं, शासक और शोषित, जिनमें हमेशा परस्पर अपने अपने हितों के लिए संघर्ष सदैव रहता है। तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवादी विचारधारा से चीन का साम्यवादी राज्य जो है प्रभावित है और चीन उसी दर्शन से जो है प्रभावित है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि चीन में जो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद को अपनाकर लोकतांत्रिक अधिनायकवाद को अपनाया गया है। तो इस प्रकार मार्क्स जैसा तो आदर्श नहीं, लेकिन फिर भी उससे साम्यता थोड़ी बहुत मिलती है हमें चीन में। तो हम देखते हैं कि चीन में किस प्रकार जन कांग्रेसों में जो है जनता द्वारा निर्वाचित श्रमिक, किसान तथा अन्य साधारण वर्गों के लोगों को इसका मेंबर बनाया जाता है। अगला है जनता ने केवल शासन संबंधी मामलों पर नियंत्रण रखती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मामलों पर भी नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां पर सामान्य जनता का वर्चस्व हमें संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार चीन में समाजवादी लोकतंत्र का मतलब है कि सामान्य जनता के हाथों में शासन सत्ता को सौंपना। तो चीन में शासन सत्ता जनता के हाथों में केंद्रित है
और इसी प्रकार से वहां पर लोकतांत्रिक केंद्रवाद है, क्योंकि लोकतंत्र तो है लेकिन शासन सत्ता जनता के हाथों में केंद्रित है, इसलिए लोकतांत्रिक केंद्रवाद तो है लेकिन वो इस रूप में है कि लोकतंत्र में भी हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा शासन किया जाता है, और इसमें भी जो है केंद्रवाद की स्थिति साम्यवादी दल की स्थिति में केंद्रवाद की दिखाई देती है चीन में, इसलिए हम लोकतांत्रिक केंद्रवाद देखते हैं वहां पर कि वहां पर लोकतांत्रिक केंद्रवाद है, क्योंकि सामान्य सत्ता शासन सत्ता जनता के हाथों में है लेकिन फिर भी साम्यवादी दल की प्रधानता है, इसलिए चीन में हमें लोकतांत्रिक केंद्रवाद देखने को मिलता है। फिर शासन सत्ता में निर्वाचित श्रमिक किसान अन्य साधारण वर्गों का हमें जन कांग्रेस में हम देखते हैं कि इसमें इसका प्रतिनिधित्व होता है, इसके ये लोग इसके मेंबर होते हैं। उसी प्रकार से जनता केवल शासन संबंधी मामलों पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आर्थिक और सामाजिक मामलों पर भी नियंत्रण रखती है। तो हम देखते हैं कि चीन में वास्तव में समाजवादी लोकतंत्र हमें दिखाई देता है, और इस समाजवादी लोकतंत्र इन तीन विशेषताओं के से युक्त होकर चीन में जो है आज भी जो संविधान इसी से ही संचालित है। अगला है एकात्मक राज्य व्यवस्था। तो देखिए एकात्मक राज्य व्यवस्था हमें चीन में देखने को मिलती है कि चीन में एकात्मक राज्य व्यवस्था है। एकात्मक राज्य व्यवस्था का मतलब है कि एकात्मक शासन प्रणाली के अनुसार चीन में एकात्मक शासन प्रणाली के अनुसार चीन में संपूर्ण शासन सत्ता का निवास, चीन में भी संपूर्ण शासन सत्ता का निवास केंद्रीय या राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार में निहित है, केंद्रीय सरकार में निहित है। और शासन सुविधा की दृष्टि से और शासन सुविधा की दृष्टि से केंद्र द्वारा स्थानीय सरकारों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया है। तो देखिए चीन में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है और हम इंग्लैंड में भी एकात्मक शासन व्यवस्था हम देखते हैं वहां भी है। तो देखिए यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि शासन की संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार में निहित होती है। केंद्रीय सरकार का मतलब राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है और केंद्र सरकार ही इकाइयों को जो है शक्तियां देती है। तो हम देखते हैं
कि चीन और इंग्लैंड दोनों में हम एकात्मक शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है दोनों देशों में। तो हम देखते हैं वहां पर केंद्रीय सरकार के हाथों में ही संपूर्ण शासन की बागडोर होती है और केंद्रीय सरकार ही वास्तव में शासन सत्ता उसी में निहित होती है और केंद्र अपनी जो है शासन सुविधा की दृष्टि से इकाइयों को अर्थात स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियां या सत्ता हस्तांतरित कर देता है। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि शासन सत्ता असली रूप में जो है केंद्रीय सरकार के हाथ में ही होती है। केंद्रीय या राष्ट्रीय सरकार के हाथों में ही शक्तियों का केंद्रीकरण हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हमें जिस प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, वैसा यहाँ पर हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण हमें यहाँ दिखाई नहीं देता। यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और अधिक से अधिक शक्तियां केंद्र के हाथों में देने की बात इस शासन व्यवस्था में की जाती है। तो चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था है और इसलिए वहां पर शासन की सारी शक्तियां एक ही सरकार, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार के हाथों में ही निहित है। कुछ एक शक्तियां इकाइयों को केंद्रीय सरकार दे देती है शासन संचालन की सुविधा की दृष्टि से, लेकिन वास्तव में उन पर वर्चस्व किसका होता है? केंद्रीय और राष्ट्रीय सरकार का ही होता है। तो इसलिए एकात्मक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, जो कि हम चीन में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। इसलिए चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला है, अगली विशेषता हम देखते हैं अगला है, देखिए बहुराष्ट्रीय राज्य। बहुराष्ट्रीय राज्य, तो हम देखते हैं कि चीनी गणराज्य राष्ट्रीयता की दृष्टि से बहुराष्ट्रीय राज्य है। चीनी गणराज्य राष्ट्रीयता की दृष्टि से बहुराष्ट्रीय राज्य है। अर्थात चीन में अलग अलग जाति नस्ल के लोग रहते हैं और हम देखते हैं कि चीन में राष्ट्रीयता के बीच में एकता की बात की गई है कि चीनी संविधान ने सभी राष्ट्रीयताओं के बीच एकता, समानता और
आपसी सद्भाव व समानता व आपसी सद्भाव व आपसी सहयोग को बनाए रखने के लिए विशिष्ट समाजवादी संबंधों की स्थापना की है। विशिष्ट समाजवादी संबंधों की स्थापना की गई। तो हम देखते हैं कि चीन में बहुराष्ट्रीय राज्य है, अनेक जाति, नस्ल, धर्म के लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं चीन में बहुराष्ट्रीय राज्य होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि चीन में इन विविध राष्ट्रीयताओं के बीच में यानी अनेकता में भी एकता की बात जो है चीनी संविधान करता है कि किस प्रकार हम देखते हैं कि वहां पर अलग अलग जाति, भाषा, धर्म, नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इन विविध राष्ट्रीयताओं के बीच में वहां पर एकता की बात की गई है कि इन विविधताओं के बीच भी इन सब में एकता, समानता, इनको स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण बल दिया गया है। तो हम देखते हैं कि चीनी संविधान इन विविधताओं के बीच में एकता, समानता और आपसी सद्भाव को स्थापित करने पर महत्वपूर्ण रूप से बल देता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि चीनी संविधान में बहुराष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को प्रमुख रूप से बताया गया है कि बहुराष्ट्रीय राज्य चीन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन विविधताओं के बीच भी एकता और समानता को स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है। अगला है समाजवादी आर्थिक व्यवस्था। तो देखिए अगली विशेषता है समाजवादी आर्थिक व्यवस्था। तो देखिए चीनी संविधान में समाजवादी आर्थिक व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका मतलब है कि समाजवाद किस प्रकार से उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की बात करता है। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार उत्पादन के साधनों पर के अनुसार ही उत्पादन के साधनों पर समाजवादी प्रकृति उत्पादन के साधनों पर समाजवादी प्रकृति के सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था
की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, उत्पादन के साधनों पर समाजवादी प्रकृति के अनुसार ही सार्वजनिक स्वामित्व की बात इसमें की गई है कि किस प्रकार से मार्क्सवादी विचारधारा से ही साम्यवाद निकला है। और चीन चूंकि एक साम्यवादी देश है, साम्यवादी दल का वहां पर हमें जो है प्रभुत्व हम देखते हैं कि एक ही दल का शासन वहां पर है, साम्यवादी दल के द्वारा वहां पर सरकार बनाई जाती है। और साम्यवाद उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की बात करता है। तो क्योंकि मार्क्सवाद में हम देखते हैं कि मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व की बात करता है, सार्वजनिक स्वामित्व की बात करता है,